Hello students, I am Ranjit Kumar. Welcome to our channel सुप्रियर स्टडी सर्कल। बच्चे, मैंने प्रीवियस वीडियो में इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का अध्ययन किया था, जिसमें मैंने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अनुसार कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने पोजीशन या अपनी स्थिति में जो चेंजिंग होगा वह कब होगा, तो जब कोई भी बाहरी फोर्स लगाएंगे तब। लेकिन वह फोर्स का अमाउंट, वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, उसका अध्ययन कौन करेगा? न्यूटन सेकंड लॉ करेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस पर जो फोर्स का अमाउंट लगा वह कितना लगा, वह बतलाएगा आपका न्यूटन सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ से ही मिलती है बल का परिमाप, द वैल्यू ऑफ फोर्सेस। बच्चे, उसके पहले हल्का छोटा टॉपिक है आपका मोमेंटम, संवेग। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संवेग होता क्या है। मोमेंटम जिसे हिंदी में बोला जाता है संवेग। तो संवेग क्या होता है कि संवेग किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, वही आपका होता है मोमेंटम। तो क्या बोलेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is known as momentum। यह क्या बोला कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उस वस्तु का क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। इसका एक और डिफिनेशन क्या होता है? द मैग्नीट्यूड of any moving body is known as momentum। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में होगा तो उस वस्तु के पास कैसा एनर्जी होगा? तो काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², अर्थात उसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। अगर वह वस्तु के पास काइनेटिक एनर्जी हो तो वह वस्तु का जो परिमाण, जो मैग्नीट्यूड बतलाता है, वही मैग्नीट्यूड आपका कहलाता है मोमेंटम। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? P is equal to mv। P is equal to mv। अगर मान लिया जाए कि एक साइकिल लेते हैं और एक ले लेते हैं कार, और दोनों क्या कर रहा है कि एक समान वेग से ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, दोनों का वेग समान है, और दोनों जब चल रहा है तो उससे जो किसी भी वस्तु को कोलाइड करेगा तो उस वस्तु पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा, सबसे अधिक प्रभाव कब पड़ेगा? जब कार कोलाइड करेगा तब। इसका कहने का मतलब क्या कि जो कार जब कोलाइड किया तो उसका इफेक्ट ज्यादा क्यों पड़ा? क्योंकि कार का जो मास क्या था, साइकिल के मास से ज्यादा था। तो दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन मास जिसका ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। अब मोमेंटम मतलब क्या होता है? तो उस मूविंग बॉडी का मैग्नीट्यूड, परिमाण, और वह जब कोलाइड करेगा तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? P इक्वल टू m इंटू v। P क्या आपका है? संवेग, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या है? उसका वेग। अब इसका SI मात्रा क्या बोलेंगे बाबू? तो kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा कि संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है।
इसका डायमेंशन बाबू क्या होगा, डायमेंशन देखा जाए केजी, तो केजी मतलब क्या, एम, मीटर पर सेकेंड तो एल टी इनवर्स। यह आपका हो गया किसका डायमेंशन, संवेग का। तो संवेग की बीमा होती है एम एल टी इनवर्स, ऐसे मात्रक, डायमेंशन और फॉर्मूला। क्लियर, किसका, तो संवेग का। अगर मान लेते हैं, हल्का सा देखिएगा, यदि किसी वस्तु का संवेग हमको बढ़ाना है, यदि किसी वस्तु के मोमेंटम को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, तो उसके मास को क्या कर रहे हैं, बढ़ा देंगे। सेकेंड, यदि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को बढ़ाना है तो उसके वेलोसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यदि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को बढ़ाना है तो उसके मास और वेलोसिटी दोनों को बढ़ा देना है। इसका मतलब कि जो संवेग होता है, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। यदि मास बढ़ा देंगे संवेग बढ़ेगा, यदि वेग बढ़ा दिए फिर भी संवेग बढ़ा, यदि दोनों को बढ़ा देंगे फिर भी मोमेंटम इंक्रीज करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बच्चे हल्का देखते हैं क्या है, आप लोग मैं बताया था पिछले वीडियो में कि मास कैन नॉट बी चेंज, जो किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं करता है। लेकिन साइंटिस्ट है एक आपका आइंस्टीन, उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वह वेलोसिटी के अनुसार चेंज करता है। लेकिन वह वेलोसिटी अगर क्षणिक हो, छोटा हो, तो उसके मास में चेंजिंग को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही वेलोसिटी यदि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नजदीक हो जाए तो वह उस मास में जो आता है चेंजिंग, वह कुछ ना कुछ आपको पता चलता है। उसी पर आपको पढ़िएगा आगे, E=mc²। हल्का सा देखते हैं, इसे मान लेते हैं मोमेंटम देख लिए। अब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, जो टोटली किस पे बेस है आपका, मोमेंटम। सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम the rate of change of momentum is directly proportional to the exerted external force। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी वस्तु पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द external force of any body। ये क्या बोलता है कि किसी वस्तु पर जो बाह्य बल लगता है वह समानुपाती होता है किसका, तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के। तो न्यूटन सेकंड में क्या बोलेंगे, फिर सुन लीजिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है। तो क्या बोलेंगे, F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो डेल P अपॉन डेल T। F क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स जो किस पर अप्लाई हो रहा है, तो उस वस्तु पर। डेल P क्या है, तो P मैंने अभी आपको बताया मोमेंटम, तो डेल P मतलब कि चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, और डेल T मतलब कि समय में जो चेंजिंग हुआ। तो मान लेते हैं बाबू
कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है m, दूसरा वस्तु है उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है m। यह जो चल रहा है इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना, इनिशियल पहले मान लीजिए, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका है u, और यह जो चल रहा है इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v। जो दोनों में जो टाइम का जो ड्यूरेशन है वह कितना है t। दो एक ऑब्जेक्ट क्या है जो चला उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, और वही वस्तु जिसका जो द्रव्यमान में कुछ चेंज नहीं किया, मतलब दोनों का वस्तु क्या है सेम है, वह t समय के बाद अपना वेग कितना कर लेता है v कर लेता है। तो दोनों में समय कितना लगा इंटरवल t, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब आप देखते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल p अपॉन डेल t, तो f और डेल p मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल बटा t। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइनल, तो फाइनल आपका यह है, तो मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो mv, और यह क्या हो जाएगा mu अपॉन t। m कॉमन ले लेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। m आप लोग पढ़ चुके हैं त्वरण, त्वरण क्या पढ़े होंगे कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ क्या लिख सकते हैं m इंटू ए आपका क्या है त्वरण, m क्या है उस वस्तु का द्रव्यमान। अब क्या लिख सकते हैं f इज इक्वल टू, तो कोई कांस्टेंट देंगे, तो कांस्टेंट क्या दे दिए कि यदि इस k का मान 1 हो तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m a, f बराबर m गुने a। यह कहां से आया, तो न्यूटन सेकंड लॉ से आया, जो हमें क्या बतलाएगा कि जो वस्तु पर जो फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल, उस बाह्य बल का मान वैल्यू कितना होगा, कौन बतलाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ बतलाएगा। F बराबर m इंटू ए। अब हम सोचिए जो यह हमने वस्तु लिया था, ये दोनों वस्तु क्या लिया था, एक लिया था, तभी तो दोनों का द्रव्यमान क्या है एक है, तभी तो हमने यहाँ क्या किया m को क्या किया कॉमन लिए, और जब m कॉमन लिए तब फॉर्मूला क्या है F इक्वल टू m इंटू ए। यह फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा, जब m आपका जो मास है वह क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। याद रखिएगा यह फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होगा जब m आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था क्या कि मास चेंज करता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अनुसार, कब, जब उस मास को यदि स्पीड ऑफ लाइट के नियरेस्ट यदि थ्रो कर दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के मास में चेंजिंग हो जाता है। तो उस स्थिति में यदि मास आपका वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल मतलब कि मास क्या कर जाए चेंज कर जाए, कब, जब इसका वेलोसिटी नियरेस्ट हो जाए किसके स्पीड ऑफ लाइट। तो यह भी हो गया इस वस्तु का वेग और c हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो इस द्रव्यमान का वेग यदि स्पीड ऑफ लाइट के नियरेस्ट हो जाए तो उस स्थिति में द्रव्यमान क्या हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा। तो इस स्थिति में यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, यह याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कि m बराबर m तभी होगा जब m आपका क्या होगा कांस्टेंट, m वेरिएबल, तो यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। m वेरिएबल कब होगा, जब उस वस्तु का वेग स्पीड ऑफ लाइट के क्या हो जाए नियरेस्ट हो जाए। इसका एक फॉर्मूला था, पढ़िएगा आगे, फोटोन में पढ़ना है, क्लास 11th का रेडिएशन ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन आपका है, उससे मिलेगा कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है 0। वो फॉर्मूला था आपका एफ एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर।
इसी फॉर्मूला पर बेस सही है और इसी के अनुसार आप लोग पढ़िएगा आगे E = mc²। E आपका क्या है एनर्जी, M क्या है द्रव्यमान और C क्या आपका है वेग। यह हमने इस फॉर्मूला का हमने प्रूफ किया है। इस चैनल में जाइएगा आप, इसी चैनल पे हमने E = mc² फॉर्मूला का प्रूफ किया हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कि फोर्स तो पढ़ लिया, अब इसका कुछ यूनिट देखा जाए तो फोर्स का बाबू यूनिट क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन भी देखा जाए तो फोर्स का एसआई यूनिट, एसआई मतलब आप जानते होंगे इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसका एसआई यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिनके सम्मान में इनका यूनिट दे दिया गया क्या न्यूटन। तो क्या बोलेंगे कि बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। इसका सीजीएस देखा जाए, सीजीएस यूनिट क्या बोलेंगे, केजी की जगह पर क्या जाएगा जी ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डाइन। क्लियर। बल का सीजीएस मात्रक डाइन बोलिए या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिए। इसका डायमेंशन देखा जाए, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा बाबू केजी मतलब कि एम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एल टी इनवर्स, यह हो गया आपका क्या विमा, डायमेंशन ऑफ फोर्स यानी बल की विमा एम एल टी इनवर्स 2। हल्का सा देख लेते हैं चीज और कि दोनों में क्या रिलेशन होता है। इसमें क्या आप लोग सुने होंगे कि 1 न्यूटन = होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। यह कैसे हुआ, तो यह क्या है कि आपको याद नहीं कर लेना कि यह होता है, क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स का बाबू कॉन्सेप्ट होता है, कोई चीज होता है उसका रीजन क्या है। देखिए कैसे आता है, तो बाबू आप लोग देख चुके हैं कि 1 न्यूटन = क्या होता है, तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी का सीजीएस क्या होता है ग्राम, तो 1 केजी में कितना ग्राम, तो 1000। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 और सेकेंड तो है ही है आपका 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए तो 3 और 2 5 तो 10 के पावर 5 क्या आ गया बाबू, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को हम क्या बोले हैं यहाँ पे डाइन, तो क्या लिख सकते हैं 10⁵ कॉन्सेप्ट क्लियर कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन क्यों और कैसे आया, उसका एक्सप्लेनेशन हमने यहां पे कर दिया। क्लियर। अब हल्का सा एक बच जाता है क्या कि डिफाइन 1 न्यूटन को डिफाइन कीजिए। तो बाबू 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे कीजिएगा, देख लीजिए 1 न्यूटन इसको क्या लिख सकते हैं 1 केजी अब इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में कि 1 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु 1 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु यदि 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता हो तो इनके द्वारा लगाया गया बल 1 न्यूटन के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि आज हमने पढ़ा मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ, उसका डेरिवेशन भी पढ़ा। और बच्चे अब क्या होता है कि इस पर कुछ न्यूमेरिकल व्यस्त है, तो आप लोग क्या कीजिएगा न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिएगा। और हम भी क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल लेकर आपके लिए आएंगे और कुछ न्यूमेरिकल का भी क्या करेगा यहाँ पे बनवाएंगे आपसे। और आप लोग क्या कीजिए घर पे बनाइए और जो प्रॉब्लम होगा उससे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगा कि आज वीडियो से हमने कुछ सीखा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक्स।